हेलो नमस्कार जय हिंद। एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन सभी साथियों का स्वागत है जो यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ 14 मई को जिनका एग्जाम है। दोस्तों पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के सेशन का ये तीसरा क्लास होगा जिसमें हम 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये वो प्रश्न होंगे जो लास्ट 6 मंथ में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिछली 3 क्लासें हमारी लगातार यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के सेशन पर चल रही हैं और वो सारी की सारी क्लासें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्टेड किया। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ये तीसरा क्लास लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी डाटा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों को बनाया गया है। तो आइए मित्रों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो साथी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू वीडियो इसी प्रकार का आपको देखने को मिलता रहेगा। आइए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। आप यहाँ देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हित मॉडल पेपर है ये करंट अफेयर का, जिसमें 150 प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। परीक्षा तिथि 14 मई 2023 है और कुल अभ्यास प्रश्नों की अगर बात की जाए तो ये छठा क्लास होगा हमारा यूपी पीसीएस 2023 से संबंधित। प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से सेपरेट, तो आप जाइए प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। तो 4 यहाँ पर आपके सामने फल दिए गए हैं, आम, पपीता, केला और अनार। आपको बताना किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनार के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है, जबकि आम के उत्पादन में, पपीता और केला इन तीनों के ही उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे आपके सामने प्रश्न है कि भारत के शीर्ष 3 सब्जी उत्पादन राज्य कौन से हैं। तो आपको बताना ये दोस्तों आपका 2023 का डाटा के अनुसार ये सब प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। तो आप याद रखेंगे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब्जी उत्पादन के 3 राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। बात करेंगे किसकी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित की। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि खनिज एवं शीर्षक भंडार के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चौथा प्रश्न है अभ्रक की अगर बात की जाए तो अभ्रक के भंडार में आंध्र प्रदेश आपका शीर्ष स्थान पर है। मैग्नीज की बात की जाए तो इसके भंडार में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट की अगर बात की जाएगी तो बॉक्साइट के भंडार में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। और प्राकृतिक गैस की बात की जाएगी तो राजस्थान यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे एक तरफ योजना दी गई है, दूसरी तरफ शन दिए गए हैं। तो याद रखेंगे इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आप तीनों ही योजनाओं को याद रखेंगे कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम जनवरी 2018 में प्रारंभ हुआ था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 मई 2020 में प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में सर्वाधिक समझौते ज्ञापन किस क्षेत्र हेतु हस्ताक्षरित किए गए थे। तो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो समिट हुई थी उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, ये कहाँ पर हुई तो याद रखेंगे ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा किस कार्य क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए थे, तो उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा नवीनीकरण ऊर्जा पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। आप इसको एक बार अच्छे से टिक कर लें। या तो शहर का नाम पूछेगा तो शहर का नाम पूछता है तो लखनऊ हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर किस पे किए गए तो नवीनीकरण ऊर्जा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप दोस्तों, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किया जा रहा है सऊदी अरब के बीच। ठीक है, एक तो आप देश का नाम याद रखेंगे भारत और सऊदी अरब के बीच, दूसरा अभ्यास का नाम याद रखेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच। अगला प्रश्न है 8वां कि नवंबर 2022 में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस को फोकस दर्जे के रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रयुक्त शब्द प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है। तो एक शब्द है प्रोजेक्ट अलंकार, इसका संबंध किससे है। तो सभी मित्रगण याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास से प्रोजेक्ट अलंकार संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार देश है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार की बात हो रही है कंट्री में, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। सभी मेरे बड़े और छोटे भाई बहन एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन भी दबा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से अगर आप सर्च करेंगे तब भी निकल के आएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और पिछली जो भी क्लास हुई उन सभी का PDF आपको वहाँ पर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 13वां, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्र का सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो 13 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्तिकांत दास को। ये RBI के गवर्नर थे आपके शक्तिकांत दास। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सी ड्रैगन 2023 के संबंध में कौन से कथन असत्य है, यानी आपको असत्य कथन आपको बताने कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे पहला, इसकी मेजबानी जापान के समुद्री टोही विमानों के लिए एक द्विवार्षिकी समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास की है। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी मेजबानी जापान की नौसेना द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है यह सी ड्रैगन अभ्यास का तीसरा संस्करण है। फोर्थ ऑप्शन, इसमें अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और भारत की भागीदारी होती है। तो 14 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला असत्य कथन है, उसके बाद आपके सारे के सारे सही कथन हो जाएंगे। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 15वां प्रश्न करा कर चर्चा में रही नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों नमस्ते योजना, इसका संबंध आपको बताना है। तो याद रखेंगे साथियों, नमस्ते योजना का संबंध है सेप्टिक टैंक तथा सीवर की सफाई के मशीनीकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही थोयरस नरेंद्रानी किससे संबंधित है। ये नाम है थोयरस नरेंद्रानी, और इनका संबंध आपको बताना है किनसे है। तो साथियों याद रखेंगे, ये कुक्कू मधुमक्खी की एक नई प्रजाति है थोयरस नरेंद्रानी। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो याद रखेंगे दोस्तों 17 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर G20 की अलग अलग शहरों में बैठक हो रही है, तो आपको याद रखनी है कौन सी बैठक किस शहर में हो रही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कृषि कार्य हेतु पहली कृषि प्रतिनिधित्व बैठक कहाँ हुई, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट की पहली बैठक कहाँ हुई, तो लखनऊ में। इस प्रकार से आप अलग अलग बैठकों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को 132 देशों में से 40वीं रैंक प्रदान की गई है वैश्विक नवाचार सूचकांक के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन आपके सामने कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा कथन है कि भारत की तरफ से स्वीटी बूरा, नीतू गंगाल और निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखें दोस्तों 19 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये जो 13वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, इसमें किस किस ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इन चारों महिलाओं के नाम याद रखेंगे, स्वीटी, नीतू, निखत और लवलीना। इन चारों ने ही अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि 3 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मध्य किस उद्देश्य के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने 20 में क्वेश्चन का ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखेंगे ये जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 21 में दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया। तो याद रखेंगे 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 से 18 में ये कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो एक्ट बनाया गया ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है। अभी मैंने आपसे बताया था कि G20 की जितनी भी बैठक हो रही हैं, हो सके तो आप इंटरनेट पे सर्च करके एक साथ उनको एक जगह नोट करके लिख लें, अन्यथा आप कमेंट करके बता दें, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो 23 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी जो बैठक की गई वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। तो याद रखेंगे 23 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में एक और बैठक की गई थी G20 की, वो की गई थी इन्वेस्टर समिट की। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी उसका सही था। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित PVTG विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है। तो एक ये जो PVTG जो विकास का जो मिशन चलाया गया है, ये किस क्षेत्र को लेकर चलाया गया है। तो याद रखेंगे संवेदनशील जनजातीय समूह हेतु ये कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2023 में जारी किए गए अपने अग्रिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के GDP में वृद्धि कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो सभी साथी याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7% का अनुमान लगाया है 22-23 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखेंगे 26 में। प्रश्न कह रहा है 26 में कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्न में से किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 22-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उप क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि का दर्जा प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे 27 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो याद रखेंगे साथियों ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। 29वां प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रतिमाह 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा था। तो साथियों याद रखेंगे 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 81 करोड़ लोगों को। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना थी जिसमें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मार्च 2023 को पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जस्ट फोर्टेन का निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न, विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाली, इंडोनेशिया में। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में किस देश को मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च रैंक प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी रखने वाली संस्था कौन सी है। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उद्योग जगत या उद्योग व्यापार जगत के अग्रणी संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसने अपना कार्यभार संभाला है। 34 का ऑप्शन नंबर डी, शुभ्रकांत पंडा। आप याद रखेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के दौरान प्रदेश का सर्वाधिक निवेश पाने वाला शहर कौन सा बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोएडा। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में G20 की बैठक 2 हो चुकी हैं। एक दोनों लखनऊ में हुई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा विकास की बात कही गई है नोएडा को। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च होगा, नोएडा पर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह ने NDTV की लगभग 29% हिस्सेदारी प्रवर्तकों से खरीद ली है। तो सभी साथी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तो सभी को याद होना चाहिए, बहुत चर्चा का विषय रहा ये। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अडानी ग्रुप।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुगमलता योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 37 का 37वां क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे 1050। आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुगमलता योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1050 रुपये आवंटित किए गए हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकलित की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 1,70,622 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ONGC के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अरुण कुमार सिंह को। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? टिक करके बताना है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश चीन है, दूसरा भारत का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो याद रखेंगे दोस्तों दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोयला चीन में निकलता है और दूसरे नंबर पर भारत में, तो दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश के भोपाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित किया गया। कथन दूसरा के सम्मेलन की थीम जल और संधारणीयता निर्धारित की गई थी। तो बताएंगे 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो सभी साथ याद रखेंगे, एक COP27 हुआ था, वो मिस्र कायरा में हुआ था। COP15 की बात की जाएगी तो ये जो जैव विविधता से संबंधित था, इसका जो आयोजन किया गया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, मोंट्रियल कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि शीर्ष नारियल उत्पादन देश थाईलैंड है। दूसरा है कि शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। याद रखेंगे दोस्तों, केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए C295 एयरबस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये जो संयंत्र किए जा रहे हैं कौन कौन से शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? याद रखेंगे दोस्तों, ये वडोदरा गुजरात में किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो आपको बताना है किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच बताइए, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित कितने प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है? तो सभी साथी गौर से याद रखेंगे इस प्रश्न को। इसका आंसर हो जाएगा 66%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जितनी राशि पहले आवंटित की गई थी उसमें 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रदेश के लिए जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो याद रखेंगे किस जनपद को किया गया है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में मित्रों बढ़ेंगे, सितंबर 2022 में डेयरी क्षेत्र से संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत किस शहर में आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा या ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश का सकल राजकोषीय घाटा उसके सकल राज्य घरेलू उत्पादन का लगभग कितने % अनुमानित किया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.48%, 3.48%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखें साथियों, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार यही क्वेश्चन रिपीटेड होता है, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, नव वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल इस वर्ष 2023 में निर्धारित है? यानी 2023 में गेहूं का जो मूल्य निर्धारित किया गया वो कितने रुपये रखा गया है?
तो सभी साथी याद रखेंगे 2125 रुपये इसका निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2023 में गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो कितना है, तो आप याद रखेंगे 2125 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न देखेंगे, लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल में भविष्यवाणी की है कि भारत इस वर्ष तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। यानी वर्ल्ड की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कितने वर्ष और लगेंगे भारत को, अर्थात किस वर्ष जाके बनेगा। तो ये 52वां क्वेश्चन है, सभी मित्र याद रखेंगे वर्ष 2037। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 मार्च 2023 को कहाँ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोपड़। और ये रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, कमेंट करके बताएंगे रोपड़ कौन से राज्य में पड़ता है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री प्रश्न पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि रोपड़ इस राज्य में इस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए मित्रों 54वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये दोस्तों अभी हमने पिछला ही प्रश्न देखा था, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए। पहला है कि अब्रक सीट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन दूसरा है कि बॉक्साइट भंडार में गिनी शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है कि देश में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। कथन दूसरा है कि भारत की सर्वाधिक चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे चीनी की मिलें सर्वाधिक महाराष्ट्र में और चीनी की मिलें सर्वाधिक सहकारी क्षेत्र की हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 20 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसूची की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे जोखिम, आपदा जोखिम से संबंधित G20 की बैठक कहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है गांधीनगर गुजरात में। आप इसको टिक कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि PDF में आपको बाद में टेलीग्राम पर दिलवा दूंगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में नवंबर 2022 में भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन 2 राज्यों को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें दिया गया एक तो उत्तर प्रदेश को, दूसरा आपका केरल राज्य को। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत में वस्तुगत आयात लगभग कितनी राशि रहने का है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया, हालांकि आप इसको टिक कर सकते हैं। बैंकों का बैंक RBI बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है कि पोषण का राष्ट्रीय संस्थान झज्जर हरियाणा में स्थित है। दूसरा है कि आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 के संबंध में विकल्प में से कौन से कथन सही नहीं है, वो आपको बताने हैं। सही नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए मित्रों थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, अब समझेंगे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि यह फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब कौन कौन से सही है, तो आपको ये भी पूरा पढ़ना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को पराजित करके जीता, ये भी सत्य है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के रोविन यादव मैन ऑफ द मैच चुने गए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 लौह अयस्क उत्पादों में नहीं है, यानी वो 3 देशों में शामिल नहीं आता, बाकी 3 टॉप पर हैं। तो इसमें से कौन सा हटा दिया जाएगा? भारत को हटा दिया जाएगा। ठीक है, कौन से को हटा दिया जाएगा? 64 का भारत को हटा दिया जाएगा। आप याद रखेंगे चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो शीर्ष 3 लौह अयस्क उत्पादन देशों में शामिल हैं, भारत हमारा इनमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान और किसके द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा ताकि AI आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत में भाषा डेटा एकत्र किया जा सके जो विधिक भारतीय भाषाओं को समझ सके? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल के माध्यम से। मैं साथियों दावे के साथ कहता हूँ आपसे, जो हमारी 150 प्रश्नों की सीरीज चल रही है ना, जिसका ये तीसरा भाग है, अगर सभी साथी इन तीनों ही भागों को कंप्लीट तरीके से अच्छे से देखते हैं, बाद में इनका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो दावे के साथ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011-12 को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में केंद्र के प्रभावी पूंजीगत बजट का आकार 13.7 लाख करोड़ रुपए है। कथन दूसरा, वर्ष 2023-24 में केंद्र का प्रभावी पूंजीगत बजट सकल घरेलू उत्पादन का 4.5% होगा। तो इस प्रकार 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सत्य कथन है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मसूर। इसी क्वेश्चन, भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण पान किया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वर्ष 2023-24 विपणन के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेपसीड एवं सरसों पर। तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सुमेलित नहीं है फसल और शीर्ष उत्पादन देश, वो आपको बताने हैं। 74वां है, अगर गन्ने की बात की जाए तो गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील टॉप पर है, तो ये बिल्कुल सही बात है। चाय की बात की जाए तो चीन आपका टॉप पर है, ये सही बात है। कॉफ़ी की बात की जाए तो ब्राज़ील आपका टॉप पर है, सही बात है। जूट के मामले में अगर बात की जाए बांग्लादेश, तो ये अब आपका आंकड़े बदल चुके हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जूट के मामले में बांग्लादेश टॉप पर नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये पूछा कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित है, सी सुमेलित है और डी सुमेलित है, बी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार 74 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत की किस फिल्म के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, नाटू नाटू किस फिल्म का है? तो आप सभी दोस्तों ने ये फिल्म शायद देखी होगी। फिल्म का नाम है RRR। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी फिल्म को ये जो ये वाला जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार दिया गया, इसी फिल्म को आप ऑस्कर के लिए, आपको पता ऑस्कर में इसका जो गाना है इसको ऑस्कर दिया गया है। द एलिफेंट विसर्व इसको शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर दिया गया। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 76 कि निम्नलिखित में से उपलब्धि भारत के समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? तो इनमें से कौन सी वो उपलब्धि है जो ये कार्य करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला जो कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई है, तो ये उपलब्धि बिल्कुल सही है। दूसरी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन हुए, ये भी सही है।
ऑप्शन सी कह रहा है कि 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही कथन ऊपर के सत्य हो जाएंगे। आइए मित्रों बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। पूरे कंप्लीट 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है सितंबर 2022 में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो बजट में प्राथमिक चीज़ों में शामिल किया गया है उनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसको शामिल नहीं किया गया? तो दोस्तों समावेशी विकास को शामिल किया गया है, अवसंरचना एवं निवेश को शामिल किया गया है, अंतिम छोर पर व्यक्ति तक पहुंचना ये भी शामिल किया गया है, संधारणीय विकास इसको शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 का। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि चालू वर्ष 2023 को निम्न में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, विशेषकर इसमें बाजरा वर्ष को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बाजरा को, ठीक है। मोटे अनाजों में बाजरा को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस तरीके को आप क्वेश्चनों को याद रखेंगे। बाजरा दिवस कब मनाते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाजरा दिवस सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये दिवस कब मनाया जाता है, बाजरा दिवस। और ये जो बाजरा दिवस मनाने की जो घोषणा की है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से की गई है। 80वां प्रश्न है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में सही कथन कौन से हैं? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हरमनप्रीत को FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सत्य है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी करंट अफेयर की, दोनों वीडियो में इस क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था। दूसरा प्रश्न है कि हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा में FIH पुरुष विश्व कप का आयोजन किया है। तो 80 में क्वेश्चन का दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, ये भी कथन और ऊपर वाला भी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म जगत से संबंधित निम्न में से किस हस्ती को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है 84 का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिरंजीवी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं 85 में। तो आप देखेंगे पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। दूसरा कथन है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो साथियों याद रखेंगे 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल कथन दूसरा सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में विग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ऐसे जो शब्द आ रहे हैं ना निकल के, विग टेंट, इससे पहले भी मैंने 2-3 शब्दों को आपको बताया है। उन सभी शब्दों को आप याद रखें कि किस शब्द का प्रयोग किससे है। तो यहाँ पर याद रखेंगे विग टेंट जो शब्द है ना, इसका संबंध किससे है? सामाजिक अवसंरचना और रोजगार से। तो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा 86 का। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लक्ष्य है? तो 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 2047 तक। 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत की मेजबानी के दौरान G20 समूह की पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन इसी ST में रिपीटेड हो गया, गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है? सभी दोस्तों को पता है अडानी ग्रुप की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, अडानी ग्रुप। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि भारत की मेजबानी के दौरान G20 की पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि G20 की जितनी भी बैठक हैं आप सभी एक साथ नोट कर लीजिए, अन्यथा कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, मैं आपको इन सभी की एक साथ PDF और वीडियो लेक्चर दोनों प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया था? तो ये देखिए G20 की एक और बैठक आपके सामने आ गई। ये आपके लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 91 का।
अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस संस्थान ने वेस्ट सिक्योरिटी पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है। यानी हम यहाँ पर कहें तो वेस्ट सिक्योरिटी के क्षेत्र में सबसे बेस्ट जो अवार्ड दिया जाता है DSCI अवार्ड, वो किस ने जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर निफ्टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 93 का। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिसार, हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? अब देखिए, ये जो G20 की बैठक, इसका नाम है कार्य संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो CWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखेंगे, ये की गई आपकी खजुराहो, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में घरेलू विमान सेवा बाजार में निम्नलिखित में से किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिगो। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्पादन और शीर्ष राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर बात की जाए कुल खाद्यान्न उत्पादन की, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का टॉप स्थान है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। सूरजमुखी की बात की जाए तो कर्नाटक का प्रथम स्थान पर है। कुल दाल की बात की जाएगी तो यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर MP हो जाएगा। ठीक है, दालों के मामले में MP हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं कि भारत विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। दूसरा है गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान चीन का है। तो 2 कथन दिए गए हैं 98 प्रश्न का। तो साथियों याद रखेंगे, दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सत्य हो जाएंगे। भारत विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है और खाने वाला भी देश है, उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है। तो दोनों मामले में भारत चीनी के उत्पादन में और खाने में दोनों में हो जाएगा। और गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, प्रथम पर कौन है? चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा नहीं की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 23-24 का जो बजट पेश किया गया उसमें किस योजना की घोषणा का जिक्र नहीं है? तो वो योजना आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, ऑप्शन नंबर डी, इस योजना का जिक्र नहीं किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो याद रखेंगे 100 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 2012 को। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि 1 से 3 मार्च 2023 तक G20 समूह की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुग्राम, हरियाणा में। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी वीडियो से एक कॉपी पेन लेकर अपने जितने भी G20 की बैठक है आप नोट करेंगे, तो मैंने इसी वीडियो में सारी बैठकों को करा दिया है। बट अगर आप कहते हैं फिर दोबारा से कमेंट करके कि एक साथ एक जगह करा दीजिए, स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो दोस्तों मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट का नाम क्या है? तो 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, विक्रम एस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। पहला कथन आप पढ़ेंगे, वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के साथ भारतीय रुपया सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, वर्ष 2022 में भारतीय रुपया विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुद्राओं में से एक रहा है। तो इस प्रकार 103 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए मित्रों, इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्न में से भारत के शीर्ष 2 कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों आंकड़े बदलते रहते हैं, आप याद रखेंगे। नंबर 1 आपका कोयले के मामले में झारखंड, छत्तीसगढ़, और दूसरा आपका उड़ीसा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीर्ष कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आपके आंकड़े हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया, यानी महिला IPL की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा कथन है, मुंबई इंडियन टीम की कप्तान स्मृति मंदाना थे।
तो दोस्तों 105वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुंबई इंडियन की कप्तान स्मृति मंदाना ना होकर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर थी। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पहला वाला सही हो जाएगा, सेकंड गलत। अगर आप सेकंड को भी सही करते हैं तो इसका रीज़न आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर कौन होंगी कप्तान? हरमनप्रीत कौर होगी स्मृति मंदाना की जगह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 मेंबरों को इसमें शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 107वां क्वेश्चन। प्रश्न करा है, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, वो बने आपके विघ्नेश NR, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी मधुसूदन नायर को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो 110 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्टिन बटलर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी ने जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न, महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ICC पुरस्कार 2022 में किस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेट सिवर इंग्लैंड की, ठीक है। इनका देश भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के, ICC पुरस्कार 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का दर्जा मिला है या किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर आजम पाकिस्तान को। ये 2022 की बात हो रही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत के किस टैंक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचार ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरुड़ एरो स्पेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 119 का प्रश्न आप पूरा पढ़ेंगे। प्रश्न करा कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक मिशन में शामिल हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेयाना वरनावी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार 120वां प्रश्न है कि बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, द रनवे टू 1 बिलियन अपॉर्चुनिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, एरो इंडिया 2023 की थीम क्या है? तो द रनवे टू 1 मिलियन या बिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न 121 में अर्थात 121वां कि ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका कि भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिंकी केज ने। अगला क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड की झांकी को। अगला क्वेश्चन, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनुएला रोकाबोटी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न आप सभी के बीच बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब्देल फतेह अल सिसी इनको बुलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण ER साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ये युद्धाभ्यास या प्रशिक्षण है, आप इसका नाम भी याद रखेंगे। साइक्लोन 1 का किसके साथ किया है? तो नाम से आप देखेंगे पता चलता है कि साइक्लोन 1 यानी मिस्र के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये युगाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के, ठीक है, गुयाना के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो 1 to 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। ठीक है, IISc बेंगलुरु को ये नाम दिया गया है, साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यानी IOA की? तो याद रखें दोस्तों, ये बनाया गया PT उषा को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है INS वागीर। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी हाल ही में सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वागीर। अगला क्वेश्चन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे ये मुंबई में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये झील थी आपकी यायातसो झील, ऑप्शन नंबर सी, ये लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका के माध्यम से। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे वो है आपका मुंबई शहर। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मुंबई शहर। अगला प्रश्न आप देखेंगे जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार से बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे वो फिल्म थी ऑल क्वीन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑप्शन नंबर बी, ऑल क्वीन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ये सऊदी अरब के साथ किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के बीच कि 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन कौन कौन से वो आपको टिक करना है। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। सॉरी दोस्तों, इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयार थी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके नागपुर में आयोजित नहीं की गई थी, हालांकि ये तीनों ही कार्य किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL फारती लॉन्च किया है? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्रस्तुत में अपना नया चैटबॉट एयरबी बोट को प्रस्तुत किया है? तो वो थी आपकी वाइजू, ऑप्शन नंबर बी, ये एक एजुकेशन कंपनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और सिंगापुर के बीच। अगला क्वेश्चन है ट्रोपैक्स, क्या कह रहा है प्रश्न, ट्रोपैक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिसंचालन स्तर का अभ्यास है? तो 146 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत। इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में हॉकी अवार्ड के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 147 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरबख्श सिंह को प्रदान किया गया है। 148 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बद्री नारायण को।
अगला क्वेश्चन है कि COP26 में भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति की घोषणा की। इसके तहत निम्न निर्धारित लक्ष्यों में से कौन सा एक लक्ष्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 लक्ष्य दिए गए इनमें से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट करना है, तो ये सत्य है। तीसरा है कि वर्ष 2023 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करना है, ये भी सही है। वर्ष 2027 तक शून्य उत्सर्जन कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसके द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे ये कार्य किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये तो थे दोस्तों 150 वो प्रश्न जो आपके यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। उम्मीद है कि जो अभी तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं 150 प्रश्नों के, टोटल 450 प्रश्नों के, आपने तीनों ही लेक्चर को देखा होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो हमारी सीरीज चल रही है 150 प्रश्नों की यूपीपीएससी को ध्यान में रखकर, अगर आप इसको पूरा कंटिन्यू वॉच करते हैं, वीडियो को 2 बार देखते हैं, तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके जो 30 प्रश्न के आसपास करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, इसका 80% अर्थात 23 से 24 प्रश्न आप हमारे वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।